नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। कोचिंग सेंटर हादसे पर भड़के छात्रों ने दिल्ली में जगह जगह जोरदार प्रदर्शन किया है। उग्र छात्रों ने दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय की तस्वीर पर कालिख भी पोत दी है। दिल्ली की मेयर शैली ओब्रॉय ने एमसीडी कमिश्नर को दिल्ली में नियमों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग संस्थानों के खिलाफ एक्शन लेने के आदेश दिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए हादसे के दर्दनाक वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें भयानक हादसे के वक्त मौत के तहखाने में रूह कपा देने वाले दृश्य दिखाई दिए। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए दिल्ली में कितने डेथ चैम्बर। दिल्ली के कितने कोचिंग सेंटर में मौत का तहखाना। अंडरग्राउंड डेथ चैम्बर में कितने कोचिंग सेंटर। यूपीएससी की अवैध फैक्ट्रियों पर कब लगेगा ताला। बाढ़ की शक्ल में मौत यहां आई या बुलाई गई। क्या दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में छात्रों को मौत के मुंह में धकेला गया? ये सवाल हर जुबान से निकल रहा है। सवाल ये भी है कि दिल्ली में कहां कहां बने हैं ऐसे डेथ चैम्बर। ऐसे भयावह हादसे को कौन कौन दावत दे रहा है, इसकी छानबीन शुरू हो चुकी है। ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में हुए भयावह हादसे के बाद एक्शन शुरू हो चुका है। लेकिन जो दर्दनाक और भयानक हादसा आईएस कोचिंग सेंटर में हुआ, उसके कई वीडियो कलेजा कपा रहे हैं। तस्वीरें उस वक्त की हैं जब बेसमेंट में पानी भरना शुरू हुआ था। घुटने तक पानी भरने के बाद ही बेसमेंट में अफरा तफरी शुरू हो गई थी। कुछ देर पहले इत्मीनान से यहां बनी लाइब्रेरी में परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अंदाजा भी नहीं था कि मौत ने दस्तक दे दी है। देखते ही देखते बेसमेंट में जल प्रलय आ गया। मटमैले सैलाब से बेसमेंट लबालब भर गया, जिसके बाद चीख पुकार मच गई। तब शाम के करीब 7 बज रहे थे। कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में 30 से 35 छात्र थे। बेसमेंट में बाढ़ के हालात बनते ही भगदड़ शुरू हो गई, लेकिन वहां से निकलने का एकमात्र रास्ता था। ऊपर से गंदे और मटमैले पानी के चलते कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था, जिससे छात्र एक एक कर बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे। इसी बीच दिल्ली अग्निशमन विभाग को जल भराव की जानकारी मिली। फोन कॉल पर मिली सूचना के बाद रेस्क्यू टीम एक्शन में आई। पुलिस और रेस्क्यू टीम ने युद्ध स्तर पर ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जब तक बेसमेंट से 14 छात्रों को निकाला जा सका, पानी 12 फीट ऊंचे बेसमेंट की छत को छूने लगा था। हादसे का ये दूसरा वीडियो देखिए। हृदेश चौहान नाम के चश्मदीद ने ये वीडियो शेयर कर दावा किया कि हादसे के वक्त वो भी बेसमेंट में फंसा था। हृदेश का दावा है कि सिर्फ 10 मिनट में कोचिंग सेंटर का पूरा बेसमेंट पानी से भर गया। जिस जगह बेसमेंट की लाइब्रेरी बनाई गई थी, वहां आने जाने का एक ही रास्ता है। पूरा कोचिंग सेंटर करीब 400 गज में बना हुआ है। बेसमेंट में फंसे स्टूडेंट्स को बाहर निकालने के लिए पहले रस्सियों का इस्तेमाल किया गया। बाद में एनडीआरएफ के गोताखोरों ने रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और अग्निशमन विभाग की ओर से चलाए जा रहे बचाव अभियान में 14 छात्र बचाए गए, लेकिन 2 छात्राओं और 1 छात्र की जान नहीं बचाई जा सकी। बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़का है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में जल भराव में जान गंवाने वाले तीनों स्टूडेंट अलग अलग राज्यों से दिल्ली आकर आईएएस की तैयारी कर रहे थे। तान्या सोनी की उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव की उम्र 25 साल और नवीन डाल्विन की उम्र 28 साल थी। जो लोग यहाँ पे सिस्टम बदलने आए थे, आज वो खुद एक सिस्टम का शिकार हो गए हैं। बच्चों को जान के जोखिम में डाल करके ये लोग क्लास लेते थे, और बच्चों से जो बात होती थी वो पढ़ने के लालच में या उनको कुछ बनने का शौक था, इसलिए बच्चे उसमें जाते थे। दर्दनाक हादसे के बाद पता चला कि कोचिंग सेंटर के नाम पर घनघोर लापरवाही बरती गई। जिस जगह लाइब्रेरी बनाई गई, उस बेसमेंट को दिल्ली नगर निगम ने स्टोर और पार्किंग बनाने की एनओसी दी थी, जबकि कोचिंग संचालकों ने धड़ल्ले से तहखाने को लाइब्रेरी बना डाला। हादसे के बाद कोचिंग संचालक अभिषेक गुप्ता के साथ कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक इस हादसे में क्रिमिनल केस दर्ज किया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में
पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई। ये कोचिंग सेंटर हादसे की एफआईआर है जिसमें साफ साफ लिखा है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने के कागजात मांगने पर कोचिंग मालिक पेपर नहीं दे पाए। एफआईआर में लिखा है कि कोचिंग मालिक ने बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम न होने की बात कबूल की है। दिल्ली पुलिस ने कोचिंग सेंटर हादसे के बाद पूरे इलाके की सख्त निगरानी भी शुरू कर दी है। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में जमकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में कई जगह जाम भी लगा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बेसमेंट हादसे के बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों और एमसीडी मेयर पर निशाना साधा है। स्वाति मालीवाल ने हादसे को हत्या करार दिया है। परिवार का रो रो के बुरा हाल है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो मदद मांग रहे हैं। और कितनी शर्म की बात है कि अभी तक ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री, ना मेयर, ना एमसीडी के कोई बड़े अधिकारी अभी तक उनसे मिलने नहीं आए हैं। मेरी डिमांड है, एफआईआर दर्ज हो गई है, मुझे बताया जा रहा है, पर इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए और इन सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। कोचिंग सेंटर हादसे पर राहुल गांधी ने भी दुख जताया। वहीं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाए हैं कि पिछले महीने हुई एक मीटिंग के दौरान अधिकारियों ने कहा था कि दिल्ली में ड्रेन और सीवर से गाद निकालने का काम ठीक से नहीं किया गया, जिसके चलते पूरी दिल्ली में जलभराव हो रहा है। कोचिंग सेंटर हादसे पर गरमाई राजनीति के बीच परिजनों के इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं कि हादसे का असल जिम्मेदार कौन है। हादसे में जान गंवाने वाली तान्या सोनी के रिश्तेदार की ये दर्द भरी मांग की सुनवाई कौन करेगा? ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो किसी को लेनी है। प्रशासन हो, एमसीडी हो, सरकार हो या पुलिस हो, किसी 3 बच्चे की जान जाना ये बहुत ही दुखदायक है। अब जिस पेरेंट्स पे बीत रही होगी वही जान सकते हैं, बट मेरे को लगता है ऐसा कि मैनेजमेंट पे तो कठोर से कठोर कार्रवाई। दिल्ली में प्रतियोगी परीक्षाओं की अवैध फैक्ट्रियों की भरमार है, जहां नियम कायदे की परवाह किए बगैर छात्रों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद एमसीडी बड़े एक्शन की तैयारी में है। देखना यह है कि कोचिंग सेंटरों के कितने तहखाने पर ताला लगता है। अगर आप रायपुर में रहते हैं तो रातों रात अंधेरे में आपने बहुत रिस्क लिए होंगे। यहां से गुजरे कब कौन सा हादसा हो जाए कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजधानी के कई इलाकों की स्ट्रीट लाइट की बत्ती है गुल। कुछ स्ट्रीट लाइट आंख मिचौली कर रहे हैं। एक नहीं कई वार्ड अंधेरे में डूबे हुए हैं। किसी रिमोट एरिया नहीं बल्कि राजधानी रायपुर का यह हाल है। देखिए सिस्टम की आंखें खोलती ये खास रिपोर्ट। आंखें खोलकर भी देखेंगे तो भी अंधेरा ही दिखेगा। दूर दूर तक निगाहें दौड़ा लीजिए, अगर इस सड़क पर रोशनी दिख जाए तो लोगों का कहना है किसी चमत्कार से कम नहीं। ऊपर से बारिश का कहर, यानी मुसीबत का एक और पहाड़। किसी गांव कस्बे की तस्वीर नहीं, ये स्मार्ट सिटी के दामन पर ऐसी ही तस्वीरें ब्लैक स्पॉट बन रही हैं। ये रायपुर है जनाब। रायपुर का सड्डू इलाका, जहां स्ट्रीट लाइट्स गहरी नींद में सो रही हैं, या यूं कहें कि जिम्मेदारों की आंखें ही नहीं खुल रही। यहां स्ट्रीट लाइट आंख में चौली नहीं कर रही, बल्कि आंखें बंद करके पड़ी है कि कभी तो जिम्मेदारों की नजर इन पर भी पड़े। लेकिन लापरवाही की हद देखिए, करीब 1 किलोमीटर दूर तक स्ट्रीट लाइट सिर्फ शोपीस बनी हुई हैं। राजधानी रायपुर के सड्डू की एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। आपको ये तस्वीर देख के कहीं से नहीं लगेगा कि ये स्मार्ट सिटी है। देखिए पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है सड्डू, और यहाँ पर कई आपराधिक घटनाएं घटित होती है। लोग कैसे आते जाते हैं आप इसका अंदाजा लगा दीजिए। झंडा चौक के पास रहने वाले इस शख्स का दर्द सुनिए, जो जिम्मेदारों के दावे और वादों की पोल खोल रहे हैं, जिन्हें इस इलाके में स्ट्रीट लाइट जलती हुई जरूर दिखाई दी, वो भी चुनाव के वक्त। उसके बाद वादे और दावे कैसे खोखले हुए, ये भी सुनिए।
सर ये तो बहुत दुख की बात है, लाइट नहीं रहता क्या है, कभी भी दुर्घटना होने के चांसेस है। और एक बार दुर्घटना हो भी चुका है, गाड़ी वाला ठोक दिया था एक बच्चे को यहाँ, और लाइट रहता नहीं है। ये जितना जल्दी दुरुस्त हो सके बहुत अच्छा रहेगा। एक बार जला था वो भी चुनाव के समय, उसके बाद से लाइट नहीं जलती है, आप खुद देख सकते हैं। रिमोट एरिया नहीं है, राजधानी रायपुर है। नगर निगम में 70 वार्ड हैं। इसमें से कई वार्ड्स में स्ट्रीट लाइट खंभों पर तो नजर आ रही है। दिन के उजाले में कोई शक भी नहीं कर सकता कि रात में यहाँ कितना अंधेरा रहता होगा। कहीं स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम हो गई तो कहीं स्ट्रीट लाइट की बत्ती ही गुल हो गई। मोवा, दलदल, सिवनी, सेज बहार, कमल विहार सहित कई अनेक ऐसे इलाके हैं जो शाम ढलते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। रायपुर है ये जनाब। बहुत ही दिक्कत है, अंधेरा में तो आदमी चलने फिरने में हर चीज़ में दिक्कत होते हैं। यहाँ सांप डेरू भी निकलते रहते हैं, लोग आते जाते हैं। इतना मवेशी के उठाने वाले कोई है ही नहीं यहाँ, उसके चक्कर में एक्सीडेंट भी होता है। एक तरह आसमान में लगी स्ट्रीट लाइट की ये हालत, ऊपर से बारिश नई मुसीबत लेकर आती है। ये अंधेरा किसी वारदात की आहट का भी हो सकता है। ऐसे ही इलाकों पर अपराधियों की रहती है नजर, तो सोचिए जान माल सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? कौन देगा? पार्षद आती है, कभी कभार आती है, महीना में कार भरा गए फुर्सत है। निगम वाले भी नहीं। अब निगम वाले उन लोग के काम अलग हैं, जिसको पार्षद है वो उसको देखना चाहिए ना। निगम वाले तो आते रहते हैं, वो लोग लगा दिए, लाइट लग गए हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है। ऊपर से मवेशियों का जमावड़ा, कब हादसा हो जाए, कब एक्सीडेंट हो जाए। कई बार ऐसा हुआ भी। सवाल कि लोगों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? लोग इस मार्ग से अपने घरों तक जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सभी इसी मार्ग से जाते हैं। लेकिन देखिए आपको 1 से अधिक किलोमीटर तक का घुप अंधेरा दिखेगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजधानी रायपुर के इस वार्ड में इस तरह का अंधेरा है। बहुत दिक्कत होते ना, लाइट चालू हो नहीं करे, सांप डेरुआ थे पीछे तरफ ले एकदम मैदान। आपराधिक घटना भी घटित हो, लड़ाई झगड़ा। हाँ होते ना लड़ाई झगड़ा। शहर की सरकार में कांग्रेस काबिज है। कंपनी को टेंडर दिया गया तो कंपनी की लापरवाही का रोना, ऐसे पल्ला झाड़ा जा रहा है। खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। यहाँ जब सरकार ने सीधे EESL से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था, अब वो EESL का टेंडर ख़त्म हो गया, होने वाला है। लेकिन इस बीच में EESL वालों ने बहुत तकलीफ दी। कंपनी बाहर की है और उस समय जब माननीय अमर अग्रवाल जी मिनिस्टर थे उस समय का ये दिया हुआ है, 7 साल को उसका कॉन्ट्रैक्ट था। तो अब वो चीज़ें ख़त्म हो रही है। तभी पहले नगर निगम की व्यवस्था थी तो बड़ी चाक चौबंद थी। अब जब कंपनी को दे दिया गया है तो स्वाभाविक तौर पर दिक्कतें तो थी, लेकिन पूरे रायपुर शहर का काम वो नहीं हो पा रहा था, ये भी बात सच है। अब हमने एक व्यवस्था बनाई है तो अब आने वाले दिनों में अच्छे परिणाम दिखेंगे। करोड़ों रुपए खर्च, आखिर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसकी? कब ये अंधेरा छंटेगा? खैर 3 महीने बाद नगर सरकार के चुनाव हैं, तो उम्मीद कीजिए हो सकता है आंख में चौली कर रही ये स्ट्रीट लाइट्स जल ही उठे। बंद पड़ी ये स्ट्रीट लाइट्स में जान आ ही जाए। फिर से देख लीजिए, ये राजधानी रायपुर है जनाब। बदमाश के हौसले इसीलिए बुलंद है और आपराधिक घटना करके वो फरार हो जाते हैं। कैमरा पर्सन एम नवीन के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। पेरिस ओलंपिक से देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। पीएम मोदी ने मनु की इस उपलब्धि पर बधाई दी। पीएम ने फोन पर मनु से बात की और देशवासियों की तरफ से ऐतिहासिक जीत के लिए मनु की मेहनत को सराहा है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन ऐसी खबर आई जिससे पूरा देश झूम उठा। एथलीट मनु भाकर ने ओलंपिक में पहले मेडल से खाता खोल दिया। 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल पर निशाना लगाया। 221.7 के स्कोर के साथ वो अपने नाम मेडल करने में कामयाब रही। मनु भाकर क्वालिफिकेशन राउंड में भी तीसरे नंबर पर रही थी। वो शूटिंग में भारत को ओलंपिक पदक दिलाने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बन चुकी है। गोल्ड और सिल्वर मेडल दक्षिण कोरिया की झोली में गया।
पेरिस ओलंपिक के पहले दिन जहां दिग्गज शूटर कमाल नहीं कर पाए थे, तो वहीं मनु भाकर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। मेडल जीतने के बाद मनु भाकर के घर पर खुशी का माहौल है। माता पिता अपनी बेटी की उपलब्धि पर गदगद हैं। मनु की जीत के ऊपर सब देशवासियों के प्यार को देखते मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मनु को मैं बहुत प्यार करना चाहती हूँ क्योंकि मनु मेरे हाथ के बने खाने को बहुत याद कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहूँगी कि वो अच्छे से आए घर पे और आते ही मेरे हाथ का मैं बना के उसको खिलाऊं। जब वो शूटिंग को लेके उदास होती है तब मैं उसकी पिस्टल को उसको बिना बताए छिपा देती हूँ कि मेरी बेटी थोड़ा सा उससे दूर रहे, थोड़ा सा मेंटली तैयार हो, फिर उसके बाद में उसे जुड़े। लेकिन मनु के अंदर एक शूटिंग का अपनी पिस्टल का इतना नशा है कि उसके बिना वो जी नहीं सकती, उसके बिना वो रह नहीं सकती। बेटी तो एक बार नेशनल खेलने लग जाए, उसके ऊपर खेलने लग जाए तो देश की बेटी हो जाती है। मेरी बेटी नहीं होती है, देश की बेटी है और वो जुझारू है, बहुत अच्छा करती है, बहुत कोशिश करती है, अपने गेम को परफेक्ट करने की कोशिश करती है। पीएम मोदी ने भी मनु भाकर को बधाई दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, ऐतिहासिक पदक। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला पदक दिलाने वाली मनु भाकर को बधाई। ये कांस्य पदक और सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि मनु निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। ये एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। सीएम योगी ने भी पदक जीतने पर बधाई दी है। हम हर एक हिंदुस्तानी को बहुत ज़्यादा खुशी है एक मेडल के साथ, और मुझे खास करके एक महिला होने के नाते मैं हमेशा सोचती थी कि 20 साल हो गए मैं लास्ट ओलंपिक फाइनल्स के बाद क्यों कोई आ नहीं सका है। तो मनु ने उसको फाइनल्स में ही नहीं बल्कि मेडल लाया है उसने, तो इससे एक पूरा एक आउटलुक चेंज हो जाता है एंड इट मीन्स इट्स ह्यूज। Yes, it has sunk in now because I have a match to shoot tomorrow. But the feeling is surreal. I feel so good. I feel really happy that I could win this medal for all of us. And this is coming home after so long, so many years. It's been for shooting in the like winning a medal, podium finish and all. So I'm so happy that it's coming home with me, and maybe many more will come in the following days. Maybe in shooting or other sports, but many more. टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर की पिस्तौल खराब होने की वजह से वो फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसी के साथ अब मनु ने शूटिंग में भारत के मेडल के 12 साल के सूखे को भी खत्म किया। 2012 के लंदन ओलंपिक में शूटिंग में भारत को मेडल मिले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर निशानेबाजी में भारत को मिले पहले पदक को लेकर रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य नीता अंबानी ने निशानेबाज मनु भाकर को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि कितना अविश्वसनीय पल है, हमारी सबसे कम उम्र की महिला निशानेबाज ने पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक के साथ भारत की शुरुआत की है। बधाई हो मनु भाकर, ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में जीतने वाली पहली भारतीय महिला और ऐसा करने वाली हमारी सबसे कम उम्र की भारतीय निशानेबाज के रूप में आपने इतिहास। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। नर्मदापुरम से खबर आ रही है, 10 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। पीडब्ल्यूडी एसआई आरसी तिरोले को गिरफ्तार किया गया है। एसआई के सरकारी बंगले पर लोकायुक्त ने छापेमारी की और 10 लाख की रिश्वत लेते एसआई को रंगे हाथ पकड़ा है। पीडब्ल्यूडी एसआई ने 20 लाख की डिमांड की थी। बैतूल जिले के मुलताई और भैंसदेही में 8 सड़कों के निर्माण का यह मामला बताया जा रहा है और लोकायुक्त कार्यालय भोपाल को कॉन्ट्रैक्टर ने शिकायत की थी। नर्मदापुरम स्थित एसआई के सरकारी बंगले पर कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र कौरव संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? जी, इस समय मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आरसी तिरोले के बंगले के बाहर। ये शासकीय आवास है जहां पर लोकायुक्त की कार्रवाई चल रही है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा जो जानकारी दी गई है फिलहाल, उन्होंने बताया है कि बैतूल जिले में जो सड़कों का टेंडर कॉल हुआ था उसकी समय सीमा बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी और 12 लाख रुपए की रिश्वत का सेटलमेंट हुआ था, जिसके बाद 10 लाख रुपए जो रिश्वत की रकम है वो कवर करके लोकायुक्त पुलिस ने
फरियादी को दी थी। आज फरियादी ने जब वह रिश्वत की रकम सौंपी तो रेड हैंडेड पकड़ा गया है। पुलिस ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जो है वो कार्रवाई की है और फिलहाल इस बंगले में लोकायुक्त की छापामार कार्रवाई चल रही है। 12 सदस्यीय टीम बंगले में खोजबीन कर रही है कि इसके अलावा और क्या क्या दस्तावेज या सबूत हैं जो जुटाए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र कौरव जानकारी साझा करने के लिए।